हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो पे। जैसे कि ये जो वीडियो रहने वाली है वो हमारे 10th क्लास के बच्चों के लिए रहने वाली है, साइंस की, जिसमें हम साइंस का सेकंड चैप्टर करेंगे जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में। तो शुरू करते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे कि चैप्टर का नाम ही रखा गया है एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में। तो सबसे पहला हमें समझना है एसिड होता कैसा है, बेस कैसा होता है और सॉल्ट कैसा होता है। मतलब टेस्ट करने में कैसा होता है, मतलब एसिड टेस्ट करने में कैसा है, बेस टेस्ट करने में कैसा है और हमारा सॉल्ट जो है वो टेस्ट करने में कैसा है। तो इसमें अगर मैं नॉर्मली बताऊं तो हमने पढ़ रखा है जो एसिड होता है वो टेस्ट में श्योर होता है, ठीक है ना। कैसा होता है हमारा एसिड जो होता है हमारा टेस्ट में श्योर होता है। श्योर मतलब क्या यहाँ पर है ना, खट्टे होने से है, ठीक है ना। दूसरा आता है हमारा बेस। बेस कैसा होता है, तो बेस हमारा होता है बिटर। बिटर मतलब क्या, जिसको हम बोलते हैं थोड़ा कड़वा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बिटर। और फिर हमारा आता है सॉल्ट। सॉल्ट कैसा आता है, वो तो नॉर्मल सी बात है, वो हमारा सॉल्ट ही होता है, ठीक है। नॉर्मल सी इंफॉर्मेशन है तो हमने पहले भी पढ़ रखा है आगे। लेकिन अब क्या हम सभी एसिड बेस एंड सॉल्ट को टेस्ट करके पता लगाएंगे क्या, मतलब चखेंगे उसको तब पता लगाएंगे कि भैया वो एसिड है या बेस है, नहीं ना। तो हम सभी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एसिड्स है जो हमारे लिए हार्मफुल भी है, बहुत सारे बेस है जो हमारे लिए हार्मफुल भी है और सॉल्ट भी। तो हम हर चीज किसी को बाय टेस्ट करके चख कर पता नहीं लगा सकते। इसीलिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर्स। जो इंडिकेटर्स है, जैसे इसका नाम ही बता रहा है इंडिकेटर, जो हमें इंडिकेट करेंगे, हमें बताएंगे कि वो एसिड है, बेस है या सॉल्ट है। तो इसलिए सबसे पहले हमें पढ़ना है कि इंडिकेटर्स होते क्या हैं। तो जैसे कि हमने नाम लिया इंडिकेटर्स जो हमें इंडिकेट करेंगे, तो लिखा भी हुआ है एन इंडिकेटर टेल अस, है ना, वेदर द सब्सटेंस, कोई भी जो सब्सटेंस है वो, है ना, वी आर टेस्टिंग आर एसिड, है ना, आर एसिड्स और बेसिस, कि वो टेस्ट में कैसे हैं, एसिड्स है या बेस है। तो मतलब इंडिकेटर मेनली हमें बता रहे हैं कि जो भी सब्सटेंस हम टेस्ट कर रहे हैं, चख रहे हैं, वो कैसा है। नॉर्मल सी बात है, जैसे मैंने बताया हर हम एसिड बेस को हम चख नहीं सकते, चख कर नहीं बता सकते कि हाँ एसिड है तो श्योर होना चाहिए, बेस है तो बिटर होना चाहिए, ऐसा नहीं कर सकते। बिकॉज दे आर सो मेनी एसिड्स आर देयर विच हार्म अस, जो हमारे को हार्म पहुंचा सकते हैं, हमारे स्किन को बर्न तक कर सकते हैं। हमने पढ़ा एसिड बहुत ही बोल सकते हो कि जो एसिड होते हैं बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है हमारे हेल्थ के लिए, ठीक है। इसीलिए दूसरा, इसीलिए क्या किया गया है, इसीलिए दो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। इंडिकेटर्स के दो टाइप्स। तो पहला टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स भी आता है हमारा क्या, एसिड बेस इंडिकेटर्स। अब ये एसिड बेस इंडिकेटर्स क्या है, ऐसे इंडिकेटर्स जो कलर चेंजिंग इंडिकेटर्स होते हैं, मतलब वो अपना कलर चेंज करके हमें बताएंगे कि वो एसिडिक है या बेसिक है। अभी इसके बारे में हम करने वाले हैं आगे, तो आपको और क्लियरिटी मिलती चली जाएगी। दूसरा आता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। मतलब ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स आर दोज इंडिकेटर्स, है ना, विच आर यूज्ड बाय, विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्मेल, है ना, जिसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं कैसे, स्मेल के थ्रू। लिखे ना, स्मेल चेंजिंग इंडिकेटर्स, मतलब वो अपना स्मेल चेंज कर लेंगे जिससे हम पता लगाएंगे कि वो एसिड है या बेस है, ठीक है। पहला टाइप था ये। दूसरा टाइप्स ऑफ इंडिकेटर में आता है हमारा क्या, नेचुरल इंडिकेटर्स, और दूसरा आता है सिंथेटिक। सिंथेटिक मतलब क्या, जिस नाम से चल रहा है, सिंथेटिक मतलब वे जो बनाए गए हैं, जो प्रिपेयर्ड इन लैब्स, मतलब जो हमें नेचुरली पाए गए थे, जिनको हमने बनाया है लैब्स में अलग अलग पर्पस के लिए। लेकिन नेचुरल, नाम में नेचुरल है, मतलब कि ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर, जो हमें नेचर से मिले थे। एक एग्जांपल ले देता हूं, जैसे मैं बोल रहा नींबू है, तो नींबू कैसा है, लेमन कैसा होता है टेस्ट में, तो वो भाई टेस्ट में श्योर होता है, मतलब कि खट्टा होता है, तो वो क्या हुआ, उसमें क्या है, एसिड है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं करेले का, तो करेला कैसा होता है, बिटर, कड़वा होता है, तो वो क्या है, उसके अंदर बेस है। समझ में आया। आगे चलते, देखो लिखा भी है। तो हम नेचुरल इंडिकेटर्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो नेचुरल इंडिकेटर्स में हम पढ़ेंगे क्या, लिटमस के बारे में। दूसरा हम पढ़ेंगे फ्लावर ऑफ हाइड्रोजेनिया के बारे में, हाइड्रोजेनिया प्लांट के बारे में, और पढ़ेंगे टर्मरिक के बारे में, ठीक है, समझ में आया। फिर हम पढ़ेंगे किसमें, सिंथेटिक इंडिकेटर कौन से जो लैब में बनाए जाते हैं, जिसमें नाम आता है मिथाइल ऑरेंज के बारे में और
फिनोप्थिलीन के बारे में। क्या? फिनोप्थिलीन। दो ही पढ़ेंगे इसमें जो लैब्स में बनाए जाते हैं, मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन के बारे में। समझ में आया? तो पहला जो हमारा है जिसका नाम क्या है, जो नेचर से ऑब्टेन किया गया पहला है जिसका नाम है लिटमस, उसके बारे में शुरू करते हैं। तो पहला हमारा आता है लिटमस, जिसको हमने क्या नाम दिया, जो कि हमारा एक नेचुरल इंडिकेटर था। ठीक है, लिटमस, जिसको हम लिटमस पेपर भी कहते हैं। लिखा था मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स फॉर टेस्टिंग एसिड्स, मतलब कि ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं ये जो सबसे कॉमन है, जो यूज किए जाते हैं किसके लिए, पता लगाने के लिए कोई सब्सटेंस एसिड है या कोई सब्सटेंस बेस है। कहां यूज होता है भैया, है ना बेसिस इन द लेबोरेटरी, कहां पर, लैब में, है ना, इज कॉल्ड लिटमस। अब लिटमस सॉल्यूशन जो होता है, मतलब होता तो ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन समझ रहे हो आप लोग, एक लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन इसको पेपर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। लिखा ना, लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल डाई, है ना, ये एक प्रकार का पर्पल डाई का बना हुआ होता है, विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द टाइप ऑफ प्लांट कॉल्ड लाइकेन। मतलब एक प्रकार का प्लांट है लाइकेन, उस प्लांट से इस लिटमस पेपर को बनाया जाता है, उस सॉल्यूशन को बनाया जाता है, और सॉल्यूशन के बाद उसे एक क्या बोलेंगे, एक पेपर में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे आप लोग देखते हो ना, तो क्या बोलते हैं, हैंड वॉश सोप आता है, पेपर सोप, वैसा ये भी होता है। ठीक है ना, पेपर का छोटे शेप में ये भी होता है। समझ में आया? आगे चलते हैं। ये हो गया दो पॉइंट्स, क्या कि जो हमारा लिटमस था, लिटमस सॉल्यूशन होता है जो कि एक पर्पल डाई है ना, जो कहां से एक्सट्रैक्ट, मतलब कि कहां से ऑब्टेन किया गया है, तो एक प्लांट होता है जिसका नाम क्या है, लाइकेन के नाम का प्लांट होता है। नेक्स्ट, लिटमस कैन बी यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ लिटमस सॉल्यूशन। आ गया, क्योंकि मैंने बताया कि लिटमस जो हमारा है, जो कि इंडिकेटर है, उसको एज अ सॉल्यूशन भी यूज किया जाता है और एज अ पेपर भी। तो हमने बोला क्या कि यूज इन द फॉर्म ऑफ लिटमस सॉल्यूशन एंड इन द फॉर्म ऑफ लिटमस पेपर, मतलब लिटमस पेपर के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, जैसे कागज होता है हमारा नॉर्मली, वैसे भी यूज कर सकते हैं, और लिटमस सॉल्यूशन के फॉर्म में भी यूज करते हैं। दोनों फॉर्म में हमें हमारे पास अवेलेबल रहता है। अब भाई लिटमस पेपर दो टाइप के आते हैं, लिटमस पेपर दो टाइप के, देख रहे हैं आप लोगों को, एक ये रहा ब्लू और एक ये रहा रेड। ठीक है, तो ऐसे ही होते हैं, जैसे आप लोग स्टिकी नोट्स लाते हो, स्टिकी नोट्स वैसे ही होते हैं, बस वो थोड़े से पतले होंगे, स्टिकी नोट थोड़े बड़े होते हैं, वो थोड़े पतले होंगे और छोटे होंगे। समझ में आया? तो मतलब कि हमारे पास जो लिटमस पेपर है वो दो कलर में पाए जाते हैं मोस्टली। ठीक है ना, इट इज टू टाइप्स, इसलिए बोला गया क्या, पहला हमारा ब्लू लिटमस और दूसरा हमारा रेड लिटमस। क्योंकि हमने बोला ना, क्या बोला हमने, कि जो हमारे नेचर से पाए जाते हैं, और ये कैसे होते हैं, कलर चेंजिंग इंडिकेटर्स। ठीक है ना, ये अपना कलर चेंज करके हमें बताएंगे कि वो कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस है। समझ में आया? तो देखो, अब बोला गया है क्या, इसमें साफ साफ बोला गया कि जो हमारा एसिड होता है, हमारा जो एसिड होता है, जब एसिड को हम कहां डाल रहे हैं, ब्लू लिटमस पेपर पे डाल रहे हैं, है ना, मान लो ये हमारा एसिड था, है ना, ये हमारा ब्लू लिटमस पेपर है, इस पे हमने क्या डाल दिया, 2 बूंद हमने कोई भी एसिड डाल दिया, मान लो हमने लेमन डाल दिया, लेमन का रस डाल दिया, जूस। ठीक है, तो क्या हुआ, जो ब्लू लिटमस था वो क्या हो गया, आप लोग देख रहे हो, कन्वर्ट हो गया किसमें, तो हमारे रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो गया। क्या हो गया, रेड। मतलब उसने क्या किया, अपना कलर चेंज किया। क्या किया, अपना कलर चेंज किया, किससे, ब्लू से रेड। क्या हो गया, था तो ब्लू लेकिन बन गया रेड। इसलिए मैंने अलग अलग कलर्स भी यूज किए हैं, आप लोगों को अच्छे से देख करके भी समझ में आ जाए। समझ में आया ना, क्लियर हुआ? मतलब कह सकते हैं, इसलिए मैंने नोट में लिखा है, क्या लिखा है, ABR, फुल फॉर्म है याद करने का, क्या, एसिड टर्न ब्लू, है ना, एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, लिखा ना, एसिड, ए मतलब एसिड, और है ना, टर्न मतलब टर्न हो गया, और ब्लू मतलब, बी मतलब ब्लू, और रेड, लिटमस टू रेड। मतलब ABR मतलब से याद रख सकते हो क्या, कि एसिड टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड। ठीक है ना, समझ में आया? दूसरा, तो इसका उल्टा कर दो, तो बेस क्या करेगा, बेस ना रेड को ब्लू कर देगा। देखा है ना, बेस इज टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू
ब्लू लिटमस पेपर। आप लोग देख सकते हो कि यहां पर ये क्या है, हमारा लिटमस पेपर कैसा है, रेड लिटमस पेपर है। लेकिन जब इसके ऊपर हमने क्या डाला, इसके ऊपर हमने डाला बेस, क्या डाला, बेस डाला, तो वो कन्वर्ट किस में हो गया है, हमारा वो कन्वर्ट हो गया है ब्लू लिटमस पेपर में। तो इसलिए हमने इसका फुल फॉर्म बनाया BRB, मतलब बेस टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू। तो क्या बन गया, तो बन गया BRB बन गया। ठीक है, इजी है, तो बहुत इजी है। दूसरा हमने इसमें लिखा था टर्मरिक के बारे में, मतलब कि जो नेचुरल इंडिकेटर का जो हमारा एक और ना जिसका यूज करते हैं हम पता लगाने के लिए एसिड और बेस का, वो हमारा टर्मरिक है। टर्मरिक जिसको हम नॉर्मली हल्दी के नाम से जानते हैं। ठीक है, सेकंड करते हैं, जिसमें पढ़ना है टर्मरिक नेचुरल इंडिकेटर के बारे में। तो जिसमें साफ साफ कहा गया है, मतलब यह है कि मान लो मेरे पास टर्मरिक है, हल्दी है मेरे पास, हल्दी का कोई भी सॉल्यूशन है। अब मैं उस टर्मरिक के ऊपर, टर्मरिक सॉल्यूशन या कपड़े को मान लो मैंने हल्दी के अंदर डुबो कर निकाल लिया। मान लो ये कपड़ा है जिसके ऊपर मैंने टर्मरिक लगा रखा है, सॉल्यूशन लगा रखा है टर्मरिक का। अब इसके ऊपर मैं एसिड डाल रहा हूं। ये पहले से कैसा है, ये पहले से कैसा है, ये पहले से ही येलो है, क्योंकि टर्मरिक का कलर तो येलो होता, तो येलो हो गया होगा कपड़ा भी। अब मैंने इसके ऊपर मान लो बहुत सारे क्या डाले हैं, एसिड डाला है, एसिड बहुत सारे। तो क्या होगा, इस मतलब एसिड डालने के बाद भी कलर चेंज होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। मतलब क्या है कि कलर जो उसका जैसा पहले था वैसा ही कलर रहेगा। कैसा रहेगा, मतलब उसका कलर सेम रहेगा, पहले जैसा येलो ही रहेगा, मतलब कोई चेंज नहीं आएगा देखने में। मतलब यह हुआ कि जब भी हम किसी टर्मरिक पर एसिड डाल रहे हैं तो नो चेंज इन कलर, मतलब कलर में चेंज नहीं आया, मतलब वो एसिड था। लेकिन इसका उल्टा कर देंगे, क्या, इसका उल्टा ये कर देंगे कि अगर किसी टर्मरिक के ऊपर बेस डाल रहे हैं तो उसका कलर चेंज होगा और कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ठीक है, आप लोग करके देखना घर पे एक्सपेरिमेंट, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखो पढ़ लेते एक बारी, लिखना व्हेन वी ऐड एसिड किस है ना टू टर्मरिक, टर्मरिक के ऊपर एसिड डाल रहे हैं तो इट्स कलर रिमेन येलो, तो वो येलो ही रहेगा। दिस मीन्स दैट द कलर ऑफ टर्मरिक विल नॉट चेंज, मतलब जैसा पहला कपड़ा येलो था तो कपड़ा येलो ही रहेगा। ठीक है ना। लेकिन व्हेन वी ऐड बेस, हम बेस डाल रहे हैं, इसी कपड़े मान लो उल्टा कर लो, इसी का से कपड़ा है हमारे पास एक, इस कपड़े पे पहले से पीला है, पहले से कैसा है, पहले से येलो है। अब मैंने इसके ऊपर क्या डाल दिया, बेस डाल दिया, क्या डाल दिया, बेस। तो क्या होगा, इसका कलर अब चेंज हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, येलो कलर इसका हट जाएगा। अब इसका कलर कैसा हो जाएगा, तो लिखा ना चेंज इनटू रेड, कैसा हो जाएगा, इसका कलर अब रेड हो जाएगा। आप लोग जरूर करना एक्सपेरिमेंट, आप लोग अच्छे से रिलेट कर पाओगे इस टॉपिक को। दिस मीन्स दैट द कलर ऑफ टर्मरिक विल बी चेंज। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम नेचुरल इंडिकेटर का यूज करके पता लगा सकते हैं कौन सा एसिड और कौन सा बेस। समझ में आया, आगे चल सकते हैं, तो आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया, आगे चलते हैं आज के वीडियो में। तो नेक्स्ट हमारा है जो कि है सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में। सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो हमने डिस्कस किया था, जो कहां बनाए जाते हैं, जो हमारे लैब में बनाए जाते हैं, जो कि आर्टिफिशियल एक तरह से बोल सकते हो। ठीक है ना, आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं। जिसमें आता है हमारा मिथाइल ऑरेंज के बारे में, मतलब कि मिथाइल ऑरेंज भी हमारा एक प्रकार का क्या है, इंडिकेटर है, जो हमें बताता है कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है और कौन सा सब्सटेंस बेसिक है। तो ये कैसे पता लगाएंगे, तो मतलब बोला गया है जो हमारा मिथाइल ऑरेंज है, इसका नाम ही मिथाइल ऑरेंज है। ठीक है ना, तो जो इसका न्यूट्रल कलर होता है, मतलब पहले से ही मिथाइल ऑरेंज जो हमारा दिखता है वो कैसा होता है, ऑरेंज कलर का ही होता है। इसलिए बोला गया है द न्यूट्रल कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इज ऑरेंज। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि द कलर चेंजेस विच टेक प्लेस इन द मिथाइल ऑरेंज आर फॉलो, मतलब कि मिथाइल ऑरेंज पर जब हम एसिड सॉल्यूशन डालेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, तो उसका कलर हो जाएगा रेड। मतलब ये हुआ कि मिथाइल ऑरेंज एक इंडिकेटर है जो कि सिंथेटिक इंडिकेटर है, जिसके ऊपर अगर हम एसिड डालेंगे तो वो कलर चेंज करेगा और कलर चेंज करके कैसा बना देगा, रेड बना देगा। ठीक है, लेकिन अगर हम मिथाइल ऑरेंज पर
है ना, मिथाइल और जब बेसिक सोल्यूशन डालेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा साइड में इमेज लगा देने की, ठीक है, समझ में आया, इजी है बिल्कुल। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फिनोप्थिलीन के बारे में। क्या, नेक्स्ट हमारा आता है फिनोप्थिलीन इंडिकेटर, जो कि एक प्रकार का सिंथेटिक इंडिकेटर ही है, जिसका नेचुरल कलर जो होता है, नेचुरल मतलब जो पहले से ही कैसे दिखता है, तो उसका कोई कलर नहीं होता, इसलिए बोला गया क्या, ये कलरलेस होता है। लिखा था न्यूट्रल कलर ऑफ फिनोप्थिलीन इज कलरलेस, मतलब उसका कोई कलर नहीं है पहले से, ठीक है, जैसे कि पानी। द चेंज विच टेक प्लेस इन द फिनोप्थिलीन इंडिकेटर आर गिवन बिलो, नीचे दिया हुआ है। जैसे कि अगर हम फिनोप्थिलीन पर कोई भी एसिड डालेंगे तो वो हमें क्या रहेगा, स्टिल कलरलेस ही रहेगा, मतलब उसके कलर में कोई चेंजेस नहीं आने वाला, उसके कलर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। कब, जब हम उसके ऊपर फिनोप्थिलीन इंडिकेटर के ऊपर एसिड डाल रहे हैं तो। बट अगर हम फिनोप्थिलीन इंडिकेटर के ऊपर बेसिक सॉल्यूशन डालेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, उसका कलर हो जाएगा पिंक कलर का हो जाएगा। कैसा आएगा, पिंक कलर का। मैं कोशिश करूंगा साइड में इमेज लगा दूं ताकि आप लोग देख के समझ सको, ठीक है, समझ में आया। आगे चल सकते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। देखो हमने जो अभी ये खत्म किया, यहां पे हमारा एसिड बेस सॉल्यूशन, याद करो, है ना, हमने क्या किया था, हमने इंडिकेटर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। 2 पार्ट्स में से पहला पार्ट था हमारा एसिड बेस इंडिकेटर्स। तो एसिड बेस इंडिकेटर्स के भी 2 टाइप्स थे, जिसमें हमारा पहला था नेचुरल में हमने टर्मरिक के बारे में डिस्कस किया, और दूसरा हमने पढ़ा था किसके बारे में, लिटमस पेपर के बारे में, ठीक है। फिर क्या बोला, मैंने बोला कि जो हमारा एसिड बेस्ड सॉल्यूशन था उसके 2 टाइप्स थे। उसके 2 टाइप्स हमने पहला पढ़ा नेचुरल में हमने पढ़ा क्या, नेचुरल में लिटमस और हमारा टर्मरिक। अब उसका जो दूसरा टाइप है एसिड बेस्ड सॉल्यूशन का, वो हमारा क्या आता है, उसमें हमारा आता है ऑल फैक्ट्री, जो कि लास्ट है। यहां पे हमारा इंडिकेटर खत्म हो जाएंगे, है ना। जैसे मैंने बताया था ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, है ना, ऐसे इंडिकेटर जिसका हम क्या कर सकते हैं, जिसका पता लगा सकते हैं बाय द स्मेल। बस सिर्फ यही बताया था मैंने। अब हम डीपली पढ़ेंगे कि ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स आखिर होते क्या हैं। तो लिखा है ना, द टर्म ऑल फैक्ट्री मीन्स रिलेटिंग टू द सेंस ऑफ स्मेल, मतलब जहां पर हम स्मेल का यूज करेंगे ये पता लगाने के लिए कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है, कौन सा सब्सटेंस बेसिक है। ये कैसे करेंगे, तो देखो बहुत इजी है। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है, अभी देखना, पहले पढ़ते हैं। लिखा, दो सब्सटेंसेस हुज स्मेल और कलर चेंज इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन आर कॉल्ड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। मतलब कि एक ऐसे टाइप ऑफ इंडिकेटर्स होते हैं जिसमें क्या करेगा, कोई भी सब्सटेंस या तो अपना स्मेल चेंज कर रहा होगा या फिर अपने कलर को चेंज कर रहा होगा। ये हमने पढ़ा भी है कि केमिकल चेंज में फूड का कलर चेंज होना, है ना, फूड जब डिकम्पोज होता है तो उसका कलर चेंज होता है, तो वो भी क्या है, तो वो कन्वर्ट हो रहा है एसिड से बेस, बेस से एसिड में, ठीक है ना। देखो जैसे एग्जांपल हमने लिया है, एन ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर यूजुअली वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन एन एसिड और बेस इज एडेड टू इट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल कैन नॉट बी डिटेक्टेड, है ना। तो उसकी स्मेल को हम क्या कर सकते हैं, स्मेल कैन नॉट बी डिटेक्टेड, उसकी स्मेल को डिटेक्ट नहीं कर सकते, जैसे चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर स्मेल चेंज हो रहा है तो हम बोलेंगे कि हाँ भैया ये एसिड है, अगर नहीं हो रहा तो बोलेंगे बेस है। वो सबके लिए अलग अलग डिपेंड करता है, सबके लिए अलग अलग है। जैसे सुनना एग्जांपल देखो, जैसे ऑनियन है, मेरे पास एक प्याज है ना। ऑनियन को हम नॉर्मली क्या बोल रहे हैं, ऑनियन को हम लोग प्याज के नाम से जानते हैं। मेरे पास प्याज है, अगर मैं प्याज के ऊपर क्या डाल रहा हूं, अगर प्याज के ऊपर एसिड डाल रहा हूं तो उसकी स्मेल रिटेन रहेगी, मतलब जैसी, है ना, जैसे जिसको हम बोल सकते हैं नॉर्मली पहले जैसी, है ना, पहले जैसी गंध रहेगी, मतलब उसकी स्मेल जो रहेगी जैसी पहले थी ना, सेम वैसी रहेगी, उसके स्मेल में कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। बट अगर हम उसके ऊपर बेस डाल रहे हैं तो उसकी स्मेल पहले जैसी, है ना, पहले जैसी नहीं रहेगी, है ना, क्या नहीं रहेगी,
उसकी स्मेल पहले जैसी नहीं रहेगी, मतलब उसकी स्मेल रिटेन नहीं हुई, वापस नहीं आई। मतलब ये कि बेस डालने पर ऑनियन का जो स्मेल होगा चेंज आएगा, बट एसिड डालने पर स्मेल चेंज नहीं होगी, जैसी आती है वैसी रहेगी। दूसरा जिसको हम बोलते हैं क्लोव ऑयल, है ना, क्लोव ऑयल जानते होगे, जिसको लौंग का तेल कहते हैं हिंदी में, लौंग का तेल। ठीक है, अगर हम क्लोव ऑयल पर भी अगर एसिड डाल रहे हैं तो उसकी स्मेल रिटेन हो रही है, मतलब उसकी स्मेल जैसे पहले थी सेम उसकी स्मेल बाद में भी आएगी। बट अगर हम बेस डाल रहे हैं तो उसकी स्मेल जैसे पहली थी वैसी नहीं है। तो ये तरीके हैं जिसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। यहां तक हमारा इंडिकेटर्स वाला पार्ट डन हो जाता है। अब चलते हैं चैप्टर के मेन टॉपिक्स के ऊपर, जो कि है इंट्रोडक्शन टू एसिड एंड बेस। मतलब कि इंट्रोडक्शन करेंगे एसिड और बेस के बारे में। तो हमें पता है कि हमने क्या किया है, हमें पता है जो कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स को हमने उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से 3 कैटेगरीज में बांटा है या 3 ग्रुप्स में बांटा है। लिखा है ना, ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज कंपाउंड कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3। उन्हीं 3 को हमने बांटा है, जिसका नाम है एसिड, बेस, सॉल्ट, जिसका इंट्रोडक्शन मैंने बिल्कुल वीडियो के शुरुआत में ही दे दिया था कि एसिड जो होते हैं, है ना, क्या बोला था मैंने, एसिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, टेस्ट में शोर होते हैं, मतलब खट्टे होते हैं। बेस जो होते हैं वो टेस्ट में बिटर होते हैं, और जो सॉल्ट होता है वो हमारा टेस्ट में सॉल्टी होता है। बाकी आगे हम पढ़ेंगे, अभी शुरू करते हैं एसिड के बारे में कि एसिड की प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो हमने डिस्कस किया कि कंपाउंड्स को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। पहला एसिड, दूसरा बेस और तीसरा सॉल्ट। तो अब हम शुरू करते हैं किसके बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स के बारे में। जैसे मैंने चैप्टर के जस्ट इंट्रोडक्शन में ही बताया था, इतना सा कि हमारे एसिड जो होते हैं वो टेस्ट में श्योर होते हैं, मतलब चखने, अगर चखेंगे स्वाद में वो कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। अब हम और भी या डीपली नॉलेज गेन करेंगे अबाउट द एसिड्स। ये एसिड्स आखिर एसिड्स हैं क्या। तो देखो, जैसे मैंने बताया कि जो हमारे एसिड्स होते हैं, एसिड्स वो जनरली कैसे होते हैं, श्योर इन टेस्ट, जिसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं खट्टे। मतलब अगर उनको चखे तो हमें खट्टे लगेंगे। दूसरा, अगर एक्शन ऑफ लिटमस एटमस ऑन लिटमस पेपर, जैसे मैंने बताया था आपको किसके बारे में, ABR, मतलब क्या था, मतलब कि मान लो मेरे पास कोई भी ये लिटमस पेपर है, ये लिटमस पेपर है, इसके ऊपर मैं डालता हूं एसिड, तो था कैसा, तो लिखा ना एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, है ना। मान लो था पूरा ये कैसा, मान चलते हैं पूरा ब्लू था, लेकिन जब मैंने इस पे क्या डाल दिया, एसिड डाला, तो ये क्या हो जाएंगे पूरे, ये पूरा हमारा रेड हो जाएगा। याद आया ना, ABR पीछे ही बताया था मैंने। तो मतलब बोल सकते हैं कि एसिड जो होता है, अगर एसिड को हम लिटमस पेपर पर डालें और कैसे, ब्लू लिटमस पेपर पर, तो उनको रेड कर देगा। नेक्स्ट, तीसरा, ये हमने पढ़ा था पीछे भी, क्या, एक्शन ऑन मिथाइल ऑरेंज। किसका एक्शन भैया, हमारे एसिड्स का। तो मिथाइल ऑरेंज टर्न्स रेड, याद आया, पीछे मैंने समझाया है कि कैसा हो जाएगा, मिथाइल ऑरेंज का जो कलर था ऑरेंज नेचुरल, वो रेड में हो जाएगा। कब, when 1-2 drop solution are added to the solution of an acidic substance। जब हम एसिडिक कोई भी सब्सटेंस डाल रहे हैं किसके ऊपर, मिथाइल ऑरेंज के सॉल्यूशन में या मिथाइल ऑरेंज पर। ठीक है, चौथे पॉइंट पे चलते हैं। चौथा पॉइंट बोल रहा है क्रोसिव नेचर। मतलब ये हुआ कि हमारा जो एसिड होता है वो नेचर में क्रॉसिव है। क्रॉसिव इन द सेंस कि वो हमारे को बहुत ज्यादा हार्म भी पहुंचा सकता है। अगर वो हमारे स्किन पे गिर जाए, अगर हमारे कपड़े पे गिर जाए, तो कपड़े में होल तक कर देगा, हमारे स्किन को बर्न तक कर देगा। जैसे देखो लिखा है कि मोस्ट ऑफ द एसिड्स आर क्रोसिव इन नेचर, मतलब दे प्रोड्यूस बर्निंग सेंसेशन ऑन द स्किन। आगे ना स्किन पर बर्निंग सेंसेशन कर रहा है। एंड होल्स इन द क्लोथ, हमारे क्लोथ पर होल कर देगा, ऑन विच दे फॉल, मतलब जिसके ऊपर भी गिर रहा है। ठीक है ना, समझ में आया। नेक्स्ट बोल रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका यही है, सबसे इंपॉर्टेंट,
क्या है कि जो हमारे एसिड्स होते हैं वो हमें H+ आयन देते हैं। कब? किसी भी एक्वेसियस सॉल्यूशन में। मतलब हम जब कभी भी किसी भी सॉल्यूशन में एसिड डालेंगे तो उससे हमें H+ आयन हमें मिलेंगे। समझ में आया? बाकी आप लोग इसका एक एग्जांपल मुझे दो, ठीक है ना, मैं कमेंट में चेक करूंगा। नेक्स्ट आता है दे आल्सो अट्रैक्ट मेटल्स स्ट्रक्चर एंड स्टोन वर्क, दैट्स व्हाई दे आर नेवर स्टोर्ड इन द मेटेलिक कंटेनर। मतलब मेटल्स नेचर में बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं। अगर मैं मेटल्स को किसी भी है ना, किसी भी ऐसे स्ट्रक्चर में रख रहा हूं जो किसका बना हुआ है, जो हमारे मेटल का बना हुआ है या किसी भी स्टोन वर्क से बना हुआ है, तो उनके साथ रिएक्ट कर लेगा। इसीलिए कभी भी मेटल्स किसी भी एसिड्स को, है ना, या फिर मेटल वाली चीजें या स्टोन वर्क वाली चीजों में नहीं रखा जाता। फिर रखा कहां जाता है? तो लिखा है ना, दे आर ऑलवेज स्टोर्ड इन द कंटेनर्स मेड ऑफ ग्लास। ग्लास मतलब जिसको हम नॉर्मली कांच कहते हैं, या फिर जिसको हम सैरेमिक्स कह रहे हैं। एज दे डू नॉट, है ना, डू नॉट अट्रैक्ट द एसिड्स। तो इनको मतलब बोल सकते हो, तो इनको ग्लास में और सैरेमिक्स वाली चीजों से बनी चीजों में रखा जाता है, क्योंकि वो उनके साथ रिएक्ट नहीं करते। लिखा ना, बिकॉज दे डू नॉट अट्रैक्ट द एसिड। ठीक है, समझ में आया? आगे चलते हैं बेसिस की प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, तो मैंने पीछे बताया था बेस जो होते हैं वो टेस्ट में बिटर होते हैं, मतलब कड़वे होते हैं। अब थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। तो लिखा है ना, केमिकल कंपाउंड्स हुज एक्वेसियस सॉल्यूशन कन्वर्ट रेड लिटमस टू ब्लू। बताया था वहां पर मैंने BRB के बारे में, मतलब बी से हमारा हो जाएगा ब्लू, है ना, सॉरी, बेस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। क्या बोला? बेस टर्न्स, है ना, क्या, रेड लिटमस टू ब्लू। ठीक है ना, यहां पर वही लिखा हुआ है, इज कॉल्ड बेसिस। सबसे इंपॉर्टेंट जिसे बताया ना मैंने अभी बताया कि क्या होते हैं, बेस आर बिटर इन टेस्ट। क्या बोला? टेस्ट में बिटर होते हैं, मतलब कि जिसको हिंदी में बोले कड़वे होते हैं। ठीक है ना, कड़वे होते हैं। जैसे कि एग्जांपल देता मैंने, है ना, किसके बारे में? करेले के बारे में। दूसरा, थर्ड पॉइंट, सोपी टू टच, है ना, जैसे हमारे घर में जो भी साबुन है, हम जो भी सोप यूज करते हैं वो कैसे होते हैं? वो क्या है? वो एक हमारा बेस है। कभी गलती से मुंह में गया हो सोप तो देखा ना, बहुत ही कड़वे लगते हैं, बिकॉज दे आर बेसिक इन नेचर। तो वो बेसी है। समझ में आया ना? ध्यान रखना। तो बोल सकते हो, देखते हो सोपी मतलब बहुत ही फिसलनदार होते हैं, है ना, बहुत ही जल्दी फिसल जाते हैं इजिली। ठीक है ना। अब जैसे यहां बताइए H+ आयन देते हैं, तो ये हमें देते हैं क्या? ये हमें देते हैं OH- आयन देते हैं किसी भी एक्वेसियस सॉल्यूशन में। देखो इसका तो मैंने एग्जांपल भी दिया है, अब बाकी आप लोग इसका एग्जांपल बताओगे। इसका एग्जांपल मैंने दिया आप लोगों को, जैसे NaOH, है ना, जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं। वो क्या कर रहा है ना, ये हमारा Na+ है और ये लिख दो OH- दे रहा है। क्या दे रहा है? OH- दे रहा है। समझ में आया? एग्जांपल के लिए। नेक्स्ट आता है अल्कलाइज होता है नेचर में। अल्कलाइज को हम लोग जिसको हम नॉर्मली बेसिक कहते हैं, लेकिन दे आर बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर। मतलब हमारे पास बहुत सारे ऐसे बेस हैं जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, मतलब कि घुल जाते हैं। जैसे कि NaOH ऊपर ही होता है इसके बारे में, KOH जिसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, और ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आप लोग चलो इसका साइंटिफिक नेम बताओ। ठीक है, कमेंट में मुझे इसका साइंटिफिक नेम बताओ, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड आप लोगों को पक्का टॉपिक बनेगा। जो बोल रहा हूं कमेंट में बताओ, मैं देखना चाहता हूं कि आप लोगों को कितना नॉलेज है, मैं ताकि, है ना, मुझे भी समझ में आए मैं किन बच्चों को पढ़ा रहा हूं, कैसे बच्चों को नहीं। ठीक है, आगे चलें, नेक्स्ट चलते हैं। ये हो गया हमारा एसिड्स की प्रॉपर्टीज, ये हो गया हमारा बेस की प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट आता है कि हमारा एसिड और बेस जब रिएक्ट कर रहे हैं, है ना, अलग अलग सब्सटेंस के साथ, तो क्या प्रोड्यूस करते हैं? तो वही बोला गया प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो पहला पढ़ रहे हैं एसिड के बारे में। व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल्स,
जब हमारा एसिड रिएक्ट कर रहा है मेटल के साथ तो क्या बनाता है। तो जैसे लिखा, तो हमारा एसिड, ये रूल है ना, याद रखना। क्या एसिड जब रिएक्ट करेगा मेटल के साथ तो हमेशा सॉल्ट देगा और हमेशा H2 गैस, है ना, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये जो एरो है ना, ये क्या है, रिलीज है ना, गैस रिलीज होने का होता है। ठीक है ना, जब गैस रिलीज होती है तो उसको हम एरो, ऊपर की ओर एरो दिखाते हैं। ठीक है, तो ये रूल क्या है, एसिड प्लस मेटल जब रिएक्ट कर रहे हैं तो सॉल्ट और H2 गैस देते हैं। एग्जांपल देख लो, HCl एक एसिड है हमारा, ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, तो हमारा सोडियम के साथ। तो सोडियम क्या है, एक हमारा मेटल है, तो क्या बन गया, NaCl। और NaCl तो आपको पता है हमारा एक सॉल्ट होता है और H2 गैस रिलीज हुई है। ठीक है, आगे चले, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है जब बेस रिएक्ट कर रहा है हमारा मेटल के साथ तो क्या होता है। तो सेम कंडीशन यहां पर भी हो रही है। जब बेस, ये भी रूल हुआ, ये भी रूल है, क्या है कि जब बेस रिएक्ट कर रहा है मेटल के साथ तब भी हमको सॉल्ट ही मिल रहा है और तब भी H2 गैस ही रिलीज हो रही है। जैसे एग्जांपल देख लो, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है जिंक के साथ, तो क्या दे रहा है हमें, तो हमें दे रहा है सोडियम जिंकेट दे रहा है। और सोडियम जिंकेट क्या है, ये हमारा एक सॉल्ट और ये हमारा H2 गैस है। बहुत इजी है, लग रहा है ना, बहुत इजी कर लोगे आप लोग। बस आपको कुछ कुछ एक एग्जांपल याद रखने ताकि आप लोग पेपर में लिख सको, जब आपसे पूछा जाए कि जब, है ना, पूछा जाए कि जब बेस रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो क्या देता है, तो एग्जांपल दे देंगे। नेक्स्ट देखना क्या है कि जब एसिड रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, MCO3। MCO3 मतलब क्या है, इसका है मेटल, क्या है, इसका फुल फॉर्म बता दे रहा हूं, सुन लेना। क्या बताया, मेटल कार्बोनेट। क्या है, कार्बोनेट। ठीक है ना, मेटल कार्बोनेट। और ये है MH मतलब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है ना, तो एक है एसिड जब रिएक्ट कर रहा है मेटल कार्बोनेट के साथ और दूसरा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो क्या क्या करता है, तो पहला, एसिड चाहे वो मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करे, है ना, चाहे वो मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करे, चाहे वो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करे, वो हर कंडीशन में हमें सॉल्ट देगा, हर कंडीशन में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और हर कंडीशन में हमें ये क्या होता है, ये होता है वाटर देगा। ये ध्यान रखना हमेशा। देख लो दोनों के एग्जांपल, एक हमारा है क्या कि जब हमारा एसिड रिएक्ट कर रहा है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा है एसिड और ये हमारा है मेटल कार्बोनेट। और मेटल में क्या है हमारा, हमने लिया है Na। ठीक है ना, तो सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है एसिड, तो क्या बन के आया, NaCl जो कि हमारा एक सॉल्ट है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और हमारा H2O गैस। लेकिन जब हमारा, है ना, जब हमारा एसिड, है ना, H2SO4 रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, क्या है ये हमारा है MHCO3 मतलब मेटल हाइड्रोजन का। मेटल क्या है वहां पर, हमारा मेटल है Na, तो क्या दे रहा है, Na2SO4 जो कि हमारा एक सॉल्ट है, CO2 गैस और H2O वाटर। तो ये हुआ हमारा कब, ये हुआ टॉपिक हमारा जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट के साथ और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। ठीक है, समझ में आया। बाकी आप लोग कमेंट में बताओ जो मैंने बताया, वेट कर रहा हूं मैं आप लोगों का। ठीक है, तो आगे चलते हैं आज के टॉपिक में। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ ईच अदर। मतलब जब हमारे एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर रहे हैं या रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, इसी रिएक्शन को एसिड और बेस जब रिएक्ट कर रहे हैं, हमने बड़ा एसिड जो होता है टेस्ट में श्योर होता है और जो हमारा बेस होता है वो टेस्ट में बिटर होता है। तो इनके एसिड और बेस से के रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारा क्या होता है, सॉल्ट। हमने पढ़ा ना, भी जितने पढ़ा सॉल्ट बन रहा था और H2 गैस निकल रही थी, तो सॉल्ट जो बन रहा है ना, जो सॉल्ट बनकर आ रहा है प्लस में H2O वाटर बन करके आ रहा है ना,
उस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। मतलब कि दो सब्सटेंस जो एसिडिक था और एक बेसिक था, लेकिन जब ये मिल गए तो एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जो कैसा होगा, नेचर में न्यूट्रल होगा। कैसा होगा? न्यूट्रल। मतलब जब आगे हम पढ़ने वाले हैं जिसका पीएच वैल्यू 7 होगा। क्या होगा? पीएच वैल्यू 7, ना ही एसिडिक ना ही बेसिक। ठीक है, देखो जैसे रूल क्या कहता है हमारा, रूल कहता है कि जब भी कोई एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो ये हमें सॉल्ट देते हैं और प्लस में H2O देते हैं, मतलब हमें ये वाटर देते हैं। समझ में आया? इसलिए मैंने लिखा भी यहां पर, इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से आते हैं। मतलब कि ये क्या हो जाएगा? मतलब कि ये न्यूट्रल हो जाएगा। अब ना ही एसिडिक रहा ना ही बेसिक रहा। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? आगे देखो, जैसे एग्जांपल देखो, ये हमारा HCl क्या है? एक एसिड है, और NaOH क्या है? हमारा एक बेस है। रिएक्ट किया तो NaCl यूज करता है ना, NaCl बनकर NaCl क्या है? एक हमारा नेचुरल सॉल्ट कहलाता है, नेचुरल सॉल्ट है, और प्लस में H2O निकल करके आया। इजी है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड। अभी हमने पढ़ा था मेटल के साथ, लेकिन अब मेटल के ऊपर ऑक्सीजन की लेयर चढ़ी हुई है, मतलब कि मेटेलिक ऑक्साइड है। ठीक है ना? क्या है? मेटेलिक ऑक्साइड। तो जब हमारा एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? तो सेम जब हमारा एसिड रिएक्ट कर रहा है हमारे किसके? मेटल या मेटेलिक ऑक्साइड के साथ, तब भी वो सॉल्ट ही बनाता है और तब भी वो H2O वाटर ही प्रोड्यूस करता है। जैसे एग्जांपल देखो, HCl हमारा क्या है? एसिड है, और कॉपर ऑक्साइड, मतलब ये कि पहले था क्या? कॉपर। कॉपर के ऊपर एक ऑक्सीजन की लेयर चढ़ी हुई है। जब रिएक्ट किया HCl साथ तो क्या बनाया? जिसने बनाया CuCl2, मतलब कॉपर क्लोराइड बनाया। क्या बनाया? कॉपर क्लोराइड बनाया, और प्लस में H2O गैस, H2O वाटर निकल करके आया। नेक्स्ट आता है हमारा एग्जांपल H2SO4 प्लस में मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम क्या हमारा? एक मेटल है। जब रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ, H2SO4 के साथ, तो MgSO4 बना रहा है और प्लस में H2O वाटर प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, इसलिए हमने लिखा भी है नोट में। मतलब ये हुआ कि हमने तो बोला भैया सॉल्ट, मतलब जो एसिड और बेस, मतलब ये हुआ हमने अभी तो पढ़ा कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तब बनता है सॉल्ट। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहां पर आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि यहां पर जो हमारा HCl तो हमारा एसिड है, हमने ऊपर ही पढ़ा, ये एसिड ही है, नॉर्मल सी बात है। मतलब ये कॉपर ऑक्साइड कैसा रिएक्ट कर रहा है? तो कॉपर ऑक्साइड जो है ना, वो नेचर में कैसा हो गया? बेसिक हुआ। क्या हुआ? नेचर में बेसिक। तभी तो सॉल्ट बना रहा है, क्योंकि सॉल्ट कब बना है ना? कॉपर क्लोराइड जो है सॉल्ट है, और हमने बोला सॉल्ट बनने के लिए एसिड और बेस चाहिए। एसिड तो था, बेस नहीं था, तो लेकिन बेस एज अ बेस रिएक्ट कर रहा है हमारा कॉपर ऑक्साइड। मतलब कि मेटेलिक ऑक्साइड नेचर में कैसे होते हैं? वो नेचर में होते हैं बेसिक। हमने लिखा भी है, इसे लिखा ना, मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, मतलब वो नेचर में बेसिक होंगे। मतलब इसका अपोजिट कर दो, इसका अपोजिट कर दो तो वो कैसा होना चाहिए? वो हमारा नेचर में एसिड होगा। जैसे हम पढ़ेंगे ना, नॉन मेटेलिक, ये मेटेलिक है तो नॉन मेटेलिक क्या हो जाएगा? तो नॉन मेटेलिक हो जाएगा हमारा नेचर में एसिडिक हो जाएगा। जैसे देखो अगला नेक्स्ट पढ़ते हैं, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस। ये एसिड था तो बेस के साथ, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है ना, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है बेस के साथ, तो क्या दे रहा है? सॉल्ट दे रहा है, और ये भी H2O दे रहा है। मतलब ये तो बेस है, मतलब कि जो नॉन मेटेलिक होगा वो कैसा बिहेव करेगा? एज अ एसिडिक बिहेव करेगा। तो देखो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया बेस CaOH2 और COCO2 क्या है हमारा? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। तो क्या बना के दे रहा है? कैल्शियम, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस में H2O। तो ये तो हमारा सॉल्ट हो गया और ये हमारा वाटर हो गया। तो मतलब ये हुआ, ये तो हमारा बेस है ही, लेकिन CaCO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, वो क्या है हमारा? वो हमारा नॉन मेटल ऑक्साइड है, जो कैसा रिएक्ट कर रहा है? जो नेचर में एसिडिक बिहेव कर रहा है, जिससे क्या बन के आया? जिससे सॉल्ट और H2O बन के आया। दूसरा एग्जांपल
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एग्जांपल देखो, वो भी कर रहा है SO2 के साथ, जो कि क्या है नेचर में, ये भी नेचर में कैसा है, ये भी नेचर में हमारा एसिडिक ही है। कैसा है, एसिडिक। और ये तो हमारा बेस है ही, तो क्या बन गया है MgSO4 और प्लस में H2O। इसलिए हमने लिखा भी है नोट में, क्या लिखा है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। कैसे होते हैं, नेचर में एसिडिक होते हैं। समझ में आ रहा है, ठीक है। हम थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं, इजी टॉपिक्स है। आप लोग साथ में वीडियो को पॉज कर लो, नोट्स लिखते चलो, ठीक है, क्योंकि मैं जल्दी पढ़ा रहा हूं ना, तो आप लोग थोड़ा पॉज कर लो, पॉज करके एक बार लिख लो और फिर सुनो, फिर पॉज कर लो फिर सुनो, ठीक है। इससे आपके नोट्स बन जाएंगे और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग भी बनती जाएगी। और जो जो वर्ड्स मैं यूज कर रहा हूं आप लोग एज अ नोट आप लोग बना भी सकते हो, आप लोगों को हेल्प करेगा अच्छे से टॉपिक को अंडरस्टैंड करने में। समझ में आया। यहां पर हमारे सारे रिएक्शंस खत्म हो गए हैं। आगे चलते हैं पीएच स्केल। देखो हमने अभी तक पढ़ा एसिड बेस क्या होता है, हमने पढ़ा भैया एसिड और बेस, कोई मतलब कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है बेसिक है, उसके लिए क्या यूज किया, इंडिकेटर्स और टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स पढ़ा, नेचुरल, सिंथेटिक, है ना, वगैरह वगैरह। लेकिन अब पता करना कि कोई भी सब्सटेंस कितना ज्यादा एसिडिक है। भाई नींबू है, लेमन, कितना ज्यादा एसिडिक है, ठीक है, और कितना कोई बेस है, कितना ज्यादा बेसिक है, कैसे तो लगाएंगे, तो उसके लिए यूज करते हैं पीएच स्केल। क्या करते हैं, पीएच स्केल का यूज करते हैं पता लगाने के लिए। जैसे देख रहे हो ये बनाया मैंने पीएच स्केल। बाकी मैं आप लोगों को इस साइड में वीडियो एक फोटो लगा दूंगा जिसमें देख सकते हो कलरफुल दिखेगा आप लोगों को। तो आप लोग देखोगे उस फोटो में तो आपको दिखाई देगा कि इस तरफ रेड रेड ज्यादा होगा, इस तरफ रेड कम होगा। मतलब रेडनेस क्या दिखा रहा है, रेड दिखा रहा है एसिडिक। और याद करो हमने पढ़ा भी है ना, हमने क्या पढ़ा था, एसिडिक क्या, एसिड कैसा होता है, बताओ कमेंट में बताओ। मैं देख रहा हूं आप लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। हमने पीछे पढ़ क्या है कि एसिड किस लिटमस को, कैसे लिटमस को कैसे कलर में कन्वर्ट करता है। तो आप लोग अच्छे रिलेट कर पाओगे मैं क्यों कह रहा था ऐसा। तो देखो पीएच स्केल, क्या बोल रहे हैं, पीएच स्केल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मैंने बताया पीएच स्केल क्या करता है भैया, तो अ स्केल फॉर मेजरिंग H+ आयन। और याद करो बताया था कि H+ आयन कौन देता है, एसिड देता है। स्ट्रॉन्ग एसिड जो होगा बहुत ज्यादा H+ आयन देगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो आ गया, मतलब H+ आयन जो देगा वो एसिडिक होगा। ये कौन मेजर कर रहा है, ये मेजर कर रहा है हमारा कोई भी पीएच स्केल, लिखा ना, कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन। मतलब कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में मान लो कि मेरे पास ये सॉल्यूशन है, इसमें है ना, इसमें एसिड है, लेकिन कितने कॉन्सेंट्रेशन में क्या है, कितने कॉन्सेंट्रेशन में इसमें एसिड ऐड है, कितना हाई क्वांटिटी है, हाई बोल सकते हो क्वांटिटी में एसिड है, ये भी कह सकते हो। ठीक, कितनी एसिडिक कोई चीज है ये भी कह सकते हो। ठीक है। अब जो पीएच है, पीएच का पी जो है ना, पीएच का जो पी वर्ड है वो स्टैंड करता है फॉर द पोटेंस। पोटेंस जो कि एक जर्मनी का वर्ड था, मतलब कि विच मीन्स पावर, है ना, वो किसी की पावर दिखा रहा है। मतलब कोई चीज एसिडिक है तो कितनी ज्यादा एसिडिक है, कितनी ज्यादा एसिडिक है ये बताता है। और कोई चीज बेसिक है, कितनी ज्यादा बेसिक है ये बताएगा। मतलब पावर बताएगा किसी भी सब्सटेंस की कि कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है। देखो मैं भी यहां पर समझाऊंगा भी, जिसे लिखा ना, अगर पीएच, शायद आप लोगों को दिख ना रहा हो, तो ये लिखा ना, जो अगर पीएच किसी का पीएच 7 है, पीएच 7 है मतलब क्या है, ये देखो पीएच 7 मतलब न्यूट्रल। न्यूट्रल क्या बताया था मैंने अभी, न्यूट्रल क्या होता है, तो न्यूट्रल हमारा सॉल्ट होता है। बिकॉज एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो जो प्रोडक्ट बनाते हैं दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड सॉल्ट। और सॉल्ट कैसा होगा, न्यूट्रल, ना ही एसिडिक ना ही बेसिक। क्यों, क्योंकि वो तो कैसा होता है, सॉल्टी होता है, इसीलिए। ठीक है। तो मतलब कि अगर किसी का पीएच वैल्यू 7 है तो वो क्या होगा, वो नेचर में कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। मतलब नंबर लाइन होती है। देखो ये 1 हो गया, मान लो ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है, ये 7 हो गया, 8 9 10 11 12 13 और ये 14। ऐसे नंबर डाला हुआ होता है। जैसे कहा ना, मैं पिक्चर लगा दूंगा तो पिक्चर में देखना आप लोग, तो उसमें ऐसे नंबर डाला हुआ होगा। ठीक है ना। अगर पीएच से मतलब 7 से इस तरफ है, ये पीएच है, पीएच का क्या है, पीएच स्केल है एक। अगर पीएच स्केल से लेफ्ट साइड है तो वो क्या होता जाएगा,
उसमें H+ आयन बढ़ेंगे। और हमने अभी बताया, मैंने बताया कि H+ आयन किसमें होता है, मतलब कि उसकी एसिडिक नेचर क्या होती जाएगी, इंक्रीज होगी। जो लिखा भी है ना, एसिडिक नेचर इंक्रीज, किस तरफ, एरो देखो, एरो इस तरफ एरो किया है, मतलब जैसे जैसे इधर आएगा इधर आएगा इधर आएगा तो क्या होगा, वो सब्सटेंस ज्यादा एसिडिक होता जाएगा। उल्टा कर दो, है ना, अगर मैं इस तरफ जा रहा हूं, अगर मैं इस तरफ जा रहा हूं, या कोई सब्सटेंस का पीएच इस तरफ, मतलब 8, 9, 10, 11 इस तरफ बढ़ रहा है, तो उसमें OH आयनस बढ़ रहा है। और OH आयनस मतलब क्या होता है, मतलब OH आयंस का बढ़ना, OH माइनस आयन का बढ़ना क्या होता है, वो दिखाता है हमें बेसिक नेचर को दिखाता है। और बेसिक नेचर को बढ़ते दिखाएगा कि कोई सब्सटेंस कितना ज्यादा बेसिक इन नेचर में है। ठीक है, देखो लिखा भी है, हमने बोल दिया 7 होगा तो न्यूट्रल। बट अगर pH लेस देन 7 है, क्या है, अगर pH पर मान लो लेस देन कम, 7 से कम आ रहा है, तो क्या बताया मैंने भी, क्या होगा, एसिडिक होगा। कैसा होगा, एसिडिक सॉल्यूशन कहलाएगा। अगर मोर देन pH है ना 7 है, अगर 7 से ज्यादा है, 7 से ज्यादा क्या है, तो 7 से ज्यादा है ना बेसिक, मतलब इस तरह बढ़ रहा होगा। 7 से 8 आ सकता है, 9 आ सकता है, 10 आ सकता है, 11 आ सकता है, तो इनमें से कोई नंबर हुआ, मतलब कि वो नेचर में बेसिक होता चला जाएगा। क्या समझ में आया, क्या समझ में आया कि वो बेसिक होता चला जाएगा। लेकिन अगर कोई सब्सटेंस है, मान लेते हैं कोई सब्सटेंस है जिसका क्या बोल, जिसका pH वैल्यू ही 0 है, 0 आ गया, मतलब मान लो 1 यहां है या 0 यहां आ गया, 0 मतलब क्या, सोचो हाई लेवल ऑफ एसिडिक होगा वो, कितना ज्यादा कोई सब्सटेंस एसिडिक हो सकता है। लेकिन ना, इफ ऑन द pH स्केल वी कैन मेजर pH जनरली फ्रॉम 0 टू, है ना, 0 टू 14, 0 से काउंट कर सकते हैं ना, क्या कर सकते हैं, 0 से, इसे 0 लिख दो, इसे 1 लिख दो, तो 0 से 14 तक, तो कोई 0 हुआ मतलब कोई घटता हुआ, ऐसा करते करते कम होता 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 यहां तक आ गया 0 तक, मतलब क्या हुआ कि भैया वो हाईली, क्या होगा, हाईली एसिडिक सब्सटेंस कहलाएगा। क्या होगा, हाईली, बहुत ज्यादा एसिडिक होगा। लेकिन अगर वो 14 चला गया, मतलब क्या कि वह है ना हाईली, या है ना हाईली क्या बोल सकते हैं, या फिर वेरी बेसिक होगा, बहुत ज्यादा नेचर में कैसा होगा, बहुत ज्यादा नेचर में बेसिक होगा वो कोई भी सब्सटेंस जब 14 होगा, मतलब यहां पर इस पॉइंट पर। समझ में आया, बहुत ही इजी है। आगे चलते हैं। अब देखो, हमने जैसे हमारा चैप्टर का नाम ही है एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स, हमने अभी तक एसिड्स डन कर लिया और बेस डन कर लिया। अब हमें करना है क्या, सॉल्ट के बारे में, सॉल्ट्स क्या हैं, ठीक है ना। तो जैसे हमने अब यहीं पर पढ़ा कि सॉल्ट कैसे बना था, तो सॉल्ट बना था जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कर रहे थे, तो उनसे जो प्रोडक्ट बना, दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड सॉल्ट, जिसको हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहा था। तो सॉल्ट लिखा ना, कंपाउंड फाउंड बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कब हुआ था, जब हमारा एसिड और प्लस में जब हमारा बेस रिएक्ट किया था, तो क्या बन गया था, सॉल्ट बन करके आया था। लिखा ना, बिटवीन द एसिड एंड द बेस आर कॉल्ड सॉल्ट। क्या बोलते हैं उसे, सॉल्ट कहते हैं। जैसे एग्जांपल देख लो, FeCl2, है ना, MgCl2, ZnCl2 और NaCl, ये हमारे सारे सॉल्ट्स के टाइप्स हैं। क्या है, सॉल्ट के टाइप्स हैं। आगे देखते हैं। जैसे मतलब ये हुआ कि जो सॉल्ट हैं वो फॉर्म्ड होते हैं कब, जब हमारा एसिड और रिएक्ट करता है किसके साथ, बेस के साथ। तो सॉल्ट बनाने के लिए जरूरी है कि एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराएं, तभी हमारा क्या बन पाएगा, तभी हमारा सॉल्ट बन करके आएगा। जैसे हमने रूल भी लिख दिया, एसिड क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है बेस के साथ, क्या बना, सॉल्ट, प्लस में H2O निकला। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल दे दिए, जैसे मैंने बताया ना यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ बताया NaCl बना, तो कैसे बना NaCl, तो NaCl बना, HCl एसिड था और NaOH बेस था, रिएक्ट किया तो NaCl बन करके आया, जो कि एक सॉल्ट है। समझ में आया, कोई दिक्कत, आगे चले, ठीक है, समझ में आया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, मतलब कि कॉमन सॉल्ट से कौन कौन से केमिकल्स बनते हैं जो हमारे डेली लाइफ में हम यूज करते हैं, और डेली किसी न किसी चीज के लिए हम यूज कर ही रहे हैं। जैसे पहला आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका
दूसरा नाम है कॉस्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने 4 लिखे हैं, 1 2 3 4, ये चारों आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने वही आप लोगों को करा रहा हूं। ठीक है, तो पहला क्या बोला हमने, पहला बोला सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका नाम है कॉस्टिक सोडा। तो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH। ठीक है, क्या इसका जिसको बोल रहे हैं केमिकल फॉर्मूला। अब केमिकल नेम जैसे मैंने बताया क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको कहा जाता है। अब आती है इसकी प्रिपरेशन के बारे में, आखिर ये बनता कैसे है। तो ये बनता है इलेक्ट्रिसिटी पास करा जाता है। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू अ एक्वेसियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, मतलब मान लो मेरे पास NaCl है और NaCl के अंदर मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास की, और जब इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा हूं तो उससे मुझे क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है। लिखा है ना, क्यों मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, तो लिखा है इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म द सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। द प्रोसेस इज कॉल्ड द क्लोर एल्कलाई, है ना। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्लोर एल्कलाई कहते हैं। किसको, जब डिकम्पोज किया, डिकम्पोज जानते हो ना, जो कम रिएक्टेंट है ना, जो हाईली रिएक्टेंट होता है वो कम रिएक्टेंट को डिस्प्लेस कर देता है, तो उसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं। किसको डिकम्पोज किया, तो हमारे सोडियम हाइड्रोक्साइड में से। ठीक है ना, आगे बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म क्लोर फॉर द क्लोरीन, क्योंकि उसमें क्लोरीन बन क्या है इसलिए क्लोर कह रहे हैं। क्लोर मतलब क्लोर कैसा है, बिकॉज क्लोरीन एंड एल्कलाई फॉर द सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्या, फॉर द सोडियम हाइड्रोक्साइड कह रहे हैं। देख मतलब क्या है ये, देखो यहां से शायद आप लोग क्लियरिटी बनेगी कि हमारे पास NaCl था, NaCl जो कि ये क्या है, सॉल्ट है, और हम पढ़ भी रहे हैं कि कॉमन सॉल्ट से क्या क्या कौन कौन से केमिकल बनते हैं। तो सॉल्ट था, सॉल्ट में है ना, क्योंकि उसमें वाटर तो है ही ना, है ना, क्योंकि हमने सॉल्ट में पानी तो है, मतलब पानी मतलब हमने सी वाटर लिया है, सी वाटर मतलब समुद्र का पानी लिया है, और समुद्र के पानी में सॉल्ट होता है मतलब NaCl होता है। ठीक है, अब इसमें क्या पास किया हमने, इसमें पास किया हमने इलेक्ट्रिसिटी, मतलब बिजली पास की। अब बिजली पास होने से क्या हो गया, तो हमारा Na जो था ना, Na में से Cl हट गया, और ये किसके साथ रिएक्ट कर गया, ये रिएक्ट कर गया हमारा किसके साथ, O के साथ, है ना, O के साथ भी और H के साथ भी। Cl डिस्प्लेस हो गया, मतलब वो H2O के साथ है ना क्या कर लिया, रिएक्ट किया, इसने क्या बनाया, NaOH बनाया, और Cl क्लोरीन एक नई गैस बन के आई। और क्या होता है एनोड, एनोड होता है माइनस का, तो माइनस पर निकला, क्योंकि आप लोग बुक में देखोगे एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है रॉड लगा करके, ठीक है ना, जिसमें बैटरी वगैरह कनेक्टेड है। ठीक है, आप लोग थोड़ा देखना उस चीज को, आप लोगों को अच्छे से क्लियरिटी बनेगी, या फिर मैं इमेज लगा दूंगा साइड में, आप लोग देख लेना। ठीक है, तो एनोड पर क्लोरीन गैस निकलती है और कैथोड मतलब प्लस पर H2 गैस निकलती है, प्लस पर H2 गैस निकलती है। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्या बनकर रेडी हुआ, हमारा कॉस्टिक सोडा बनकर रेडी हो जाता है। आगे चले, नेक्स्ट आता है ब्लीचिंग पाउडर। सुना होगा बहुत बारी ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है ना। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल नेम होता है उसे बोलते हैं क्या, CaOCl2, मतलब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ऐसे पढ़ना है क्या, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं, ऑक्सीजन इसलिए ऑक्सीक्लोराइड से पढ़ा जाता है, CaOCl2। फिर आता है प्रिपरेशन, आखिर ये कैसे बना, तो क्लोर मतलब कि जो गैस यहां प्रोड्यूस हुई थी ना, जो गैस प्रोड्यूस हुई किसमें, तो हमारे कॉस्टिंग सोडा के प्रिपरेशन में Cl क्लोरीन, उस गैस का यूज था यहां पर क्या बनाने के लिए, CaOCl2 बनाने के लिए। देखो क्लोरीन आ रहा ना, क्लोरीन, इसलिए लिखा भी है यहां पर, देखो क्लोरीन गैस इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर। अगर ब्लीचिंग पाउडर का मैन्युफैक्चर मतलब बनाना है तो उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, क्लोरीन गैस यूज कर रहे हैं। और वही क्लोरीन गैस जो हमने कॉस्टिंग सोडा जब बनाया तो उसमें क्लोरीन गैस जो निकली थी ना एनोड पर, उसी का यूज कर रहे हैं। मतलब ये वेस्ट नहीं होता है, ये यूज ही होता है। और आप लोग बताओ मुझे कि इस H2O गैस का कहां पे यूज होता है, बताओ। जिन बच्चों को मैं अपने सेंटर में पढ़ाता हूं उन बच्चों को पता है, ठीक है।
बाकी बच्चे कमेंट करके बताओ, मैं देखना चाहता हूं आप लोगों को पता है या नहीं। आगे, विच प्रोसेस ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना, वही प्रोसेस जो हमने इलेक्ट्रिसिटी दी थी यहां पर उस टाइम, ठीक है, ध्यान रखना। तो देखो क्या हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने किसके साथ रिएक्ट किया, क्लोरीन गैस के साथ, तो क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड बन गया और हमारा प्लस में H2O मतलब वाटर निकलता है। तो इस तरीके से हमारा ब्लीचिंग पाउडर बनता है और ब्लीचिंग पाउडर का अलग अलग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा बेकिंग सोडा, इसका भी नाम सुना होगा। जैसे कि थोड़ा बहुत एग्जांपल दूं तो इसका यूज होता है किसके लिए, भटूरे होते हैं, भटूरे को फुलाने के लिए, पता है ना आप लोगों को, ठीक है। बहुत इजी पॉइंट्स है, इसके यूजेस आप लोग बुक से भी पढ़ सकते हो। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, लिखा है ना। केमिकल नेम क्या है भैया, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। मैंने सर गलत पढ़ा भी, मैंने क्या बोला, इसका पूरा नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वही याद करो, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। पीछे पढ़ा हमने कि जब एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो क्या बनकर आता है, तो हमने पढ़ा था वहां पे सॉल्ट बनकर के आता है। तो क्या बना है ये, तो ये हमारा केमिकल नेम हो गया क्या इसका, तो इसका केमिकल नेम हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया। अब इसका प्रिपरेशन कैसे हो रहा है, तो इसका प्रिपरेशन होता है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द यूजिंग सोडियम क्लोराइड, मतलब NaCl को ये एज द रॉ मटेरियल यूज करते हैं। रॉ मटेरियल देखो यहां पर दिया भी है, यहां पे NaCl आ गया, मतलब कि सोडियम क्लोराइड और प्लस में H2 वाटर तो रहता ही है क्योंकि हमने सॉल्टी वाटर यूज किया है, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है ना, और प्लस में NH3 का यूज कर रहे हैं, जिससे क्या बनकर आया, NH4Cl आया, जिसको अमोनियम क्लोराइड कहते हैं, जो हमारे यूज का नहीं है। हमारे यूज का क्या है, हमारे यूज का ये है जिसको हमें बनाना था, क्या, हमें बेकिंग सोडा, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो हमारा मेन पर्पस था। तो इस तरीके से बनाया जाता है बेकिंग सोडा। नेक्स्ट और लास्ट जिसका नाम है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा पता ही है, जो हम यूज करते हैं किसी भी एज ए डिटर्जेंट भी यूज करते हैं कपड़े धोने के लिए। जैसे केमिकल नेम क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेका मतलब है यहां पर 10, 10 से है, ठीक है ना, मतलब कि यहां पर H2O के 10 मॉलिक्यूल्स होंगे, H2O के 10 मॉलिक्यूल्स को कहा गया है क्या, डेकाहाइड्रेट, मतलब सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। देखो केमिकल फॉर्मूला में लिखा भी हुआ है Na2CO3, और ये डॉट का मतलब है यहां पे मल्टीप्लाई से है, मतलब कि 10 मॉलिक्यूल्स हैं H2O के N2CO3 के साथ, मतलब सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 मॉलिक्यूल्स हैं किसके, H2O के। अब बात है ये प्रिपरेशन कैसे होता है, तो इसके लिए 2 प्रोसेस करना पड़ता है तब जाके ये बनता है। पहला, तो जो हमारे पास सोडा है उसको हीट दी जाती है, मतलब किसको, है ना, Na जो हमने अभी पढ़ा ना इसके बारे में, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसको क्या करेंगे, उसको हीट देंगे। तो अब हीट देंगे तो क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट मिलेगा। देखो सोडियम कार्बोनेट था, सोडियम कार्बोनेट को क्या दिया, हीट दिया, सोडियम कार्बोनेट को हीट दिया तो क्या बन के आया, सोडियम कार्बोनेट बना, प्लस में H2O बना और प्लस में CO2 गैस रिलीज होती है, क्या, CO2 गैस रिलीज होती है। अब इसमें जो हमें सोडियम कार्बोनेट मिला, मतलब इसके अंदर जो पानी रिलीज हो गया ना, इसमें एक्स्ट्रा वाटर जो था, है ना, जो इसके अंदर एक्स्ट्रा वाटर था वो क्या हो चुका है, रिलीज हो चुका है, निकल चुका। देखो ना यहां निकला ना, H2O निकल गया। अब इसका यूज कर रहे हैं यहां पर, इसका यूज करेंगे यहां पर, ठीक है ना, और कब यूज कर रहे हैं, 10 H2O के प्रेजेंस में। 10 H2O मतलब पानी के अब 10 मॉलिक्यूल्स के प्रेजेंस में कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या बनकर आया, तो सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट किया 10 हाइड्रोजन H2O मॉलिक्यूल्स के साथ, तो क्या बन के आया, N2CO3 डॉट 10 H2O, और डॉट मतलब बताया 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो यहां पे हमारा चैप्टर पूरा एंड हो गया। उम्मीद करता हूं आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा। अगर चैप्टर समझ में नहीं आया है तो एक बार पीछे से दोबारा जाइए, शुरू से एक बार और वीडियो देखिए, क्योंकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे की गई होगी, ठीक है ना। तो आप लोग 1 घंटा दोबारा देख सकते हो, समझ में नहीं आई इसलिए बोल रहा हूं
ये चैप्टर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट चैप्टर 2 है ना, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी जो बच्चा यहां तक देखता हुआ आ ही गया है, ये मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है जिसका नाम है रविकांत सर 02। इस आईडी पे फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम अगर चलाते यूज करते हो तो यूज है ना, अगर चलाते हो तो मुझे फॉलो कर लो, क्योंकि यहाँ पे मैं सारे अपडेट्स देता रहता हूँ कि मैं कौन कौन सी वीडियो कब कब लाने वाला हूँ। ठीक है, बाकी आप लोग नोट्स प्रिपेयर करो, ठीक है, नोट्स प्रिपेयर करो और पढ़ना शुरू करो। आप लोगों को मैं गारंटी लेता हूँ अच्छे मार्क्स आएंगे अगर आप लोग अभी से भी पढ़ना शुरू करते हो तो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर करो। जो आपकी 10th क्लास के बच्चे होंगे, सेम क्लास के स्टूडेंट्स, क्लासमेट्स को शेयर करो ताकि वो भी अपनी पढ़ाई को आगे कर सके और समझ सके। ठीक है, बाकी मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, एक बात और ये भी कहना चाहता हूं कि आप कमेंट में बताओ कि आप कौन सी वीडियो चाहते हो कि मैं किस टॉपिक या किस चैप्टर्स के ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाऊं। ठीक है, मैं वेट करूंगा आप लोगों के कमेंट का, और जिसका ज़्यादा कमेंट होगा जिस चैप्टर पर, मैं उसी की वीडियोस बनाऊंगा। ठीक है, जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बच्चों।